तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजिकल अप्रोच को पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इकोलॉजिकल अप्रोच को। चलिए देखते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में कतिपय समकालीन विचारकों में फ्रेडरिक्स हैं, जिनका योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। उन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रचलित मॉडलों, विशेषकर मैक्स वेबर के आदर्श मॉडल की आलोचना करते हुए उसे अपर्याप्त बताया है। ब्रिक्स का मानना था कि विकासशील देशों के लिए मैक्स वेबर मॉडल तर्कसंगत नहीं है। फ्रेडरिक्स ने मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रणालियों एवं वातावरण के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं पर संकल्पना बनाने में रुचि ली एवं अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की खोज की। उन्होंने अपना ध्यान विकासशील एवं परिवर्तनशील समाजों की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन पर केंद्रित किया। इन अध्ययनों का प्रशासनिक एवं पारिस्थितिकी वर्णन करने के लिए उनके द्वारा प्रिज्मेटिक साला मॉडल तैयार किया गया। इकोलॉजिकल अप्रोच तो तुलनात्मक लोक प्रशासन व विकास प्रशासन के महान विद्वान F.W. रिक्स पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय उपागम के प्रमुख विद्वान हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं, रिक्स की दो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। पहला द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1961 में आती है, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा है द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज कोलन द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, 1964 में आती है। और नेक्स्ट इनकी पुस्तक है थाईलैंड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी, 1966 में आती है। तो इकोलॉजिकल दृष्टिकोण का तात्पर्य है प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी समाज या सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था होती है। जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, वो किसी भी समाज या किसी भी सोशल सिस्टम की एक सब सिस्टम, किसी भी सोशल सिस्टम का एक सब सिस्टम होता है। प्रत्येक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर जो प्रत्येक प्रशासनिक व्यवस्था है उस समाज की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है तथा उन्हें प्रभावित करती है। तो कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, वो कहीं ना कहीं जिस देश की है ना, उस देश की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित जरूर होगा। तो यूएसए में जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहाँ की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होगा। भारत में भारत की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कौन जाते हैं? यहीं से लोग उठ समाज से उठ के लोग जाते हैं ना, तो उन पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव तो रहेगा ही। प्रोफेसर रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के समकालीन प्रचलित मॉडलों की आलोचना की और उन्हें अपर्याप्त बताया। उनके अनुसार मैक्स वेबर का आदर्श प्रकार का नौकरशाही नमूना विकासशील समाजों के लिए उपयोगी नहीं है। वेबर का मॉडल यह मानता है कि लोक प्रशासन अपेक्षाकृत स्वायत्त होता है और यह स्थायी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में कार्य करता है। रिक्स के अनुसार प्रशासनिक प्रणाली स्वायत्त नहीं होती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक वातावरण के संदर्भ में संचालित होती है तथा वातावरण और प्रशासनिक प्रणाली के बीच लगातार अंतःक्रिया होती रहती है। तो कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली है वो स्वायत्त नहीं होती, ऑटोनॉमस नहीं होती है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक वातावरण के संदर्भ में ही संचालित होती है। जैसा हमारा समाज होगा वैसी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली होगी, और क्योंकि उसी के सहयोग से, समाज के सहयोग से ही वो संचालित होती है, इसलिए उस समाज का प्रभाव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर तो रहेगा। वातावरण और प्रशासनिक प्रणाली के बीच लगातार अंतःक्रिया होती रहती है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। यह पारिस्थितिकी मॉडल रिक्स के विश्लेषण का मुख्य मुद्दा बन गया तब विकासशील देशों के प्रशासन का विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक रचनात्मक मॉडल के रूप में स्वीकृत हुआ है। अपनी संकल्पना में उन्होंने संरचनात्मक, कार्यात्मक प्रणालियों एवं पारिस्थितिकी उपागम की सहायता ली है। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक वातावरण में अंतर और प्रशासन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का विशेष रूप से अध्ययन किया है। उन्होंने इसका भी अध्ययन किया है कि प्रशासनिक प्रणाली जिस समाज का अंग होती है वह उसे किस तरह प्रभावित करती है। प्रशासन के साथ वातावरण की अंतःक्रिया को उन्होंने प्रशासन के पारिस्थितिकी विज्ञान का नाम दिया। रिक्स के अतिरिक्त प्रशासन के वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता पर जॉन एम गॉस, रोको मार्टिन, रॉबर्ट डहल आदि के द्वारा काफी जोर दिया गया है। इन विद्वानों की मानता है कि सिर्फ इस प्रकार के पारिस्थितिकी अध्ययनों के द्वारा ही विभिन्न देशों के लोक प्रशासनों के विभिन्न पहलुओं के लिए समान सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जा सकता है। रिक्स के पारिस्थितिकी उपागम के तहत 4 प्रकार के उपागम या मॉडल्स का निर्माण किया गया है। पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल। फिर एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, कृषक व औद्योगिक मॉडल। फिर है
फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल यानी बहुकार्यात्मक समपार्श्विक अल्प कार्यात्मक समाजों के मॉडल। और नेक्स्ट है साला मॉडल। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के परिस्थिति विश्लेषण का एक उपयोगी दृष्टिकोण संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। सामाजिक विश्लेषण के क्षेत्र में इस उपागम का प्रयोग टालकोट पार्सन, फिर रॉबर्ट मार्टन, मेरियम लेवी, गैब्रियल आमंड, डेविड एप्टर आदि विद्वानों ने किया है। इस उपागम के अनुसार संगठन या संरचनाएं सरकारी विभागों की भांति मूर्त एवं सत्ता की भांति अमूर्त दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। प्रत्येक सामाजिक संरचना द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं और प्रत्येक संरचना के कार्यों का दूसरी संरचनाओं के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। यदि समस्त संरचनाएं अलग अलग कार्य संपन्न करती हैं परंतु एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो यद्यपि समस्त जो संरचनाएं हैं अलग अलग कार्य संपन्न करती हैं परंतु एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। समस्त संरचनाओं का लक्ष्य एक दूसरे का पूरक होना है, स्पर्धापूर्ण नहीं। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करती हैं। चाहे कोई भी संरचना हो, चाहे सोशल स्ट्रक्चर हो, चाहे धार्मिक या रिलीजियस स्ट्रक्चर हो या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, सभी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने की प्रयास करती हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं। व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सभी संरचनाओं के बीच उचित तालमेल रहना आवश्यक है। अध्ययन करते समय संरचनाओं के कार्यात्मक प्रभावों की अनुभवसित व्याख्या की जानी चाहिए। फ्रेडरिक्स का मानना है कि संरचना कार्य को और कार्य संरचना को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर ढंग से प्रशासन को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि संरचना के साथ साथ उसके कार्यों का भी अंतर विषयक विश्लेषण किया जाए। प्रोफेसर रिक्स के अनुसार प्रत्येक समाज के 5 प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं, जो निम्न है। पहला आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा संरचनात्मक या संचारात्मक, चौथा है संकेतात्मक और 5वां है राजनीतिक। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक जो उपागम है की रूपरेखा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक सामाजिक इकाई के विभिन्न खंडों की पारस्परिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इकाई व इकाई वातावरण के बीच की पारस्परिक क्रिया का विश्लेषण करती है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण को लाने की प्रेरणा सर्वप्रथम 1955 में बाल्डो ने दी। उनके द्वारा सुझाया गया था कि लोक प्रशासन के सामाजिक तंत्र के अंग के रूप में अध्ययन हेतु संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण प्रतिमान निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक निर्देश प्रदान कर सकता है। बाल्डो के सुझाव का अनुसरण प्रोफेसर रिक्स ने किया और 1957 में कृषक औद्योगिक उपागम का उल्लेख किया, यानी एग्रेरिया इंडस्ट्रिया अप्रोच का इन्होंने एक प्रकार से विश्लेषण किया या उसका उल्लेख किया। तभी से रिक्स के साथ अन्य विचारकों ने भी इसे अपना लिया। इस मूल तटस्थ और तुलनात्मक दृष्टिकोण के कारण यह स्पष्ट हो गया पाश्चात्य प्रशासन व्यवस्था ही श्रेष्ठ नहीं है और भी जो थर्ड वर्ल्ड के नेशन है वो भी उनकी भी जो व्यवस्थाएं हैं श्रेष्ठ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पाश्चात्य जो व्यवस्था है वही श्रेष्ठ है। फिर नेक्स्ट है एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया मॉडल, तो कृषि का एवं औद्योगिक मॉडल। प्रोफेसर रिक्स ने अपने प्रशासनिक अध्ययन की दृष्टि से समाजों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा है। पहला है कृषि यानी एग्रेरियन जो सोसाइटीज होती हैं, एक तो वो हो गई, दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हो सकती हैं। तो एग्रेरियन जो सोसाइटीज होती हैं बेसिकली थर्ड वर्ल्ड के जो नेशन होते हैं वो आते हैं, और जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज आती हैं इसमें से जो फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूरोप के जो देश हैं वो आते हैं। तो कुछ समाज ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से औद्योगिक होते हैं, तो कुछ समाज में कृषि संस्थाएं प्रमुख होती हैं। वही बात है, थर्ड वर्ल्ड के जो नेशंस होंगे वहां पर कृषि संस्थाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, जबकि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज होंगे फॉर एग्जांपल यूके और यूएसए वहां पर उद्योगों को आप ज्यादा देखेंगे। तो अमेरिका उद्योग का तथा चीन कृषि अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ये प्रतिमान मैक्स वेबर के पारस्परिक एवं कानून तर्क संगत प्राधिकार प्रणालियों की निर्मितियों के समान है। यह अंतर आवश्यक है कि जहां वेबर ने अपने मॉडल की रचना में निगमनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, वहां रिक्स ने अपने मॉडल को वैचारिक रूप प्रदान करने के लिए आगमनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया। एग्रेरिया इंडस्ट्रिया ट्रांजिशिया मॉडल, इसको देखते हैं। तो रिक्स सहित कई विद्वानों ने अनुभव किया है कि दोनों मॉडल संक्रमणकालीन समाजों के अध्ययन में विशेष रूप से सही रूप से सहायक नहीं। तो अगर हम ऐसे कंट्रीज या ऐसे समाजों का अध्ययन करें जो कि ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड के नेशंस या जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज हैं जिस पर भारत जैसे देश शामिल हैं, जो ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, तो उनके अगर हम उनका अध्ययन करेंगे, उनके अध्ययन में ये दोनों ही मॉडल फेल हो जाते हैं।
लोगों की मान्यता है कि विशुद्ध औद्योगिक समाज कहीं उपलब्ध नहीं है, यानी विशुद्ध यानी कि प्योर इंडस्ट्रियल समाज कहीं भी नहीं है। यूएसए और यूरोप में भी कहीं न कहीं एग्रेरियन सोसाइटीज तो हैं ही। इसमें कृषक समाज के भी लक्षण विद्यमान रहते हैं। साथ में कृषि समाज क्रमशः औद्योगिक समाजों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो या चाइना जैसे देश हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ही चुके हैं। और चाइना कितना आगे बढ़ चुका है। तो आगे चलकर 1957 में रिक्स ने ट्रांजिसिया नामक साम्यावस्था के मॉडल का विकास किया। यह एक मध्यवर्ती श्रेणी है और जो रूपांतरित होने वाले संक्रमणकालीन समाजों का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रांजिसिया कृषिका और औद्योगिका समाजों के बीच की पारस्परिक अवस्था को दर्शाता है जिसमें दोनों समाजों के लक्षण विद्यमान थे, किंतु यह श्रेणी कृषिका और औद्योगिका की तुलना में कम विकसित थी। आगे चलकर 1959 में रिक्स ने कृषिका औद्योगिका मॉडल को त्याग कर एक नए मॉडल फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड समाजों के वर्गीकरण की रचना की। तो एक नया मॉडल क्या था? बहुकार्यात्मक समपार्श्विक अल्प कार्यात्मक यानी फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। तो डिफरेंस क्या है एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया मॉडल में? तो जो कृषक समाज होता है इसमें जो मूल्य होते हैं आरोपित होते हैं, इन द सेंस कि अगर आप लोअर कास्ट में फॉर एग्जांपल आप दलित कम्युनिटी में पैदा हो गए तो आप जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा दलित जात में ही रहेंगे, आपको आगे बढ़ने का कोई इसमें स्कोप नहीं रहता है। जबकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं वहाँ पर उपलब्धि प्रधान मानक रहते हैं, यानी अचीवमेंट ओरिएंटेड चीज़ें रहती हैं, इन द सेंस कि अगर आपने अपनी मेहनत से प्रगति की, अपनी मेहनत से आपने ज्ञान अर्जित किया तो आप समाज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ये बात है। लेकिन जो एग्रेरियन सोसाइटीज होती हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है, भले ही आप कितने बड़े बन जाएं लेकिन आप अपनी जाति से छोटे ही रहेंगे, बात ये है। फिर ये विशिष्ट होती है, इनमें स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, यानी किसी एक समुदाय जाति धर्म पर इसमें फोकस रहता है। जबकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं ये सार्वभौमिक होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, इनका जो देखने का नज़रिया होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, इनका जो प्रतिमान है विस्तृत होता है और इनका जो प्रतिमान है या इनका जो मानक है विशिष्ट मानक होता है। फिर जो कृषक समाज है यहाँ पर सीमित सामाजिक व स्थानिक गतिशीलता होती है, यानी जो बढ़ने की या आगे प्रगति करने की जो सोशल या हायरार्किकल जो मूवमेंट है वो बहुत ही सीमित होता है ना। आप अगर दलित कम्युनिटी में पैदा हो गए तो आपके पास स्कोप बहुत कम ही है आगे बढ़ने का, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या जातिगत रूप से हो। इसमें उच्च सामाजिक एवं क्षेत्रीय गतिशीलता होती है, तो इसमें आप अगर मेहनती हैं, मेहनतकश हैं और आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। फिर ये सरल एवं स्थिर व्यवसायिक व्यवस्था है, ये पूर्ण विकसित व्यवसायिक व्यवस्था है। फिर इसमें विभेदी वर्गीकरण वाली अवस्था की उपस्थिति रहती है, तो यहाँ पर बेसिक है ना क्लियर कट सेपरेशन रहता है कि अच्छा आप ये ब्राह्मण से हैं, आप दलित कम्युनिटी से हैं, आप वैश्य से हैं, आप क्षत्रिय से। इसमें समानतावादी वर्ग व्यवस्था की उपस्थिति रहती है, यहाँ पर एक इक्वलिटेरियन काइंड ऑफ सिस्टम पाया जाता है, ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, हर व्यक्ति अपने काम से जाना जाता है। बहु कार्यात्मक समपार्श्विक अल्प कार्यात्मक समाजों के मॉडल फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। प्रोफेसर रिक्स ने लोक प्रशासन के अध्ययन के मॉडलों की रचना सामाजिक संरचना और इसके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर की है। जो संरचना अनेक कार्य संपन्न करती है उसे कार्यात्मक दृष्टि से अपविस्तृत यानी डिफ्यूज कहा जाता है, और संरचना विशेष तथा सीमित कार्य करती है उसे कार्यात्मक रूप से विशिष्ट कहा जाता है। तो ऐसी संरचना जो अनेक कार्य संपन्न करती है उसे कार्यात्मक दृष्टि से क्या कहा जाता है? डिफ्यूज्ड कहा जाता है। और ऐसी संरचना जो विशेष व सीमित कार्य करती है उसे डिफ्रैक्टेड या कार्यात्मक रूप से उसे विशिष्ट कहा जाता है, कार्यात्मक रूप से उसे विशिष्ट कहा जाता है। तो रिक्स ने कार्यात्मक रूप से अब विस्तृत समाजों के लिए बहुकार्यात्मक मॉडल फ्यूज्ड मॉडल तथा कार्यात्मक रूप से विशिष्ट समाजों के लिए डिफ्रैक्टेड मॉडल की रचना की है। कुल मिला के ऐसे मान लो एग्रेरियन सोसाइटीज है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर लेता है ना। तो मजदूर और कृषक में कोई अंतर नहीं रहता है, मजदूर भी कृषि करता है और जो कृषक है वो भी मजदूरी का काम कर लेता है, जो एग्रेरियन सोसाइटीज रहती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज रहती हैं वहां पर बेसिकली एक हायरार्की होती है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत स्पष्ट होता है। तो मजदूर का काम मजदूर करेगा, कृषक का काम कृषक करेगा और जो कैपिटलिस्ट है पूंजीपति का काम पूंजीपति करेगा।
ओवरलैपिंग नहीं होता है कि मजदूर पूंजीपति भी है और मजदूर पूंजी है ना, मजदूर भी है और पूंजीपति भी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती हैं वहाँ पर ये अंतर नहीं पाया जाता है, मजदूर कृषक भी हो जाता है और कृषक फिर अपने खेत में काम भी करने लगता है, दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। दोनों मध्यवर्ती समाजों को अनेक समपार्श्विक समाज यानी प्रिज्मेटिक तो अच्छा, अब दोनों के मध्य के जो समाज हैं, दोनों के मध्यवर्ती समाजों को, फॉर एग्जांपल भारत जैसे देश या चाइना जैसे देश, चाइना को चलो छोड़ दो, भारत जैसे देश जो अभी नए नए एक प्रकार से आज़ाद हुए थे, नए नए आज़ाद देश, अफ्रीका भी के भी कुछ देशों को इसमें आप शामिल कर सकते हैं, को ये क्या कहता है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहता है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन द सेंस यहाँ पर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये कंट्रीज ना तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रूप से मजबूत हैं और ना बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ी हुई हैं, माने कि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल बेस भी यहाँ पर धीरे धीरे पनपना स्टार्ट हो गया। तो ये अर्थ प्रिज्मेटिक है, यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ पाई जा रही हैं, ना तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है डोमिनेटेड है, ना इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड है, दोनों चीजें बराबर मात्रा में हैं। उन्होंने बहुकार्यात्मक या बहुकार्यात्मक तथा अल्प कार्यात्मक समाजों को उन्होंने बहुकार्यात्मक तथा अल्प कार्यात्मक समाजों को केवल रूपरेखा ये प्रदान की है जो केवल उस सीमा तक प्रासंगिक है जिस सीमा तक वह समपार्श्विक समाजों के विश्लेषण में सहायक है। रिक्स की तो उन्होंने बहुकार्यात्मक एवं अल्प कार्यात्मक समाजों को केवल रूपरेखा ही प्रदान की है जो उस सीमा तक प्रासंगिक है जिस सीमा तक वह समपार्श्विक समाजों के विश्लेषण में सहायक है। रिक्स की मुख्य रुचि संपार्श्विक अथवा विकासमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने में है। कुल मिला के ये भारत जैसे देशों पर जहां पर दोनों चीजें एक साथ पाई जाती हैं, इसे वो टेक्निकल वर्ड देता है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहता है, पर इसकी रुचि ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, बहुकार्यात्मक समाज के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। तो बहुकार्यात्मक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उदाहरण के रूप में रिक्स ने चीन व क्रांतिपूर्ण थाईलैंड देशों को चुना था। इन समाजों में कार्यों का कोई वर्गीकरण नहीं था, संरचना अनेक प्रकार के कार्य करती थी। तो एक ही संरचना अनेक प्रकार के कार्य करती थी और कार्यों का कोई वर्गीकरण नहीं था। ये समाज कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थे तथा उनका औद्योगिकीकरण या आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। उनकी आर्थिक व्यवस्था उस विनिमय के कानून तथा परिवर्तन व्यवस्था पर आधारित थी जिसे रिक्स ने पुनर्वितरण रूप कहा। इनमें लोक सेवकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होकर भाई भतीजावाद, धर्म, जाति या पहचान के आधार पर होती थी। प्रशासनिक व्यवस्था में निष्पक्षता का अभाव पाया जाता था। देश के प्रशासन में शाही परिवार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा तथा उसके द्वारा नामित अधिकारी सभी प्रकार के प्रशासनिक, आर्थिक तथा अल्प कार्य स्वयं ही करते थे। आर्थिक और प्रशासनिक कार्य करने की कोई अलग व्यवस्था नहीं थी। जनता किसी भी चीज की आशा किए बिना राजा को अपनी सेवाएं और भौतिक सेवाएं या भौतिक वस्तुएं देकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करती थी। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, यद्यपि जनता सरकार के आदेशों को मानने के लिए बाध्य थी। शाही शासन, विशेषीकरण नहीं, एक ही संरचना द्वारा अनेक कार्य, इसे आधारित पिछड़ा हुआ समाज व गरीबी। अर्थव्यवस्था एवं विनिमय व्यवस्था का पुनर्वितरण प्रारूप है ये। नौकरशाही का क्या नाम है यहाँ पर, जो नौकरशाही रहती है इस प्रकार के एग्रीकल्चर सोसाइटी में, उसे चेम्बर कहा जाता है। नौकरशाही को चेम्बर कहा जाता है। अब डिफ्रैक्टेड सोसाइटी यानी अल्प कार्यात्मक समाज। तो ये समाज सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है, तो इसके व्यवहार में भेद नहीं होता है। बहुत अधिक विशेषीकरण होता है, तब प्रत्येक संरचना एक विशेष कार्य करती है। आरोपित मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, जो एस्क्राइब्ड मान्यताएं हैं, एस्क्राइब्ड रिकॉग्निशन है, वो समाप्त हो जाता है। तो उपलब्धि यानी अचीवमेंट ओरिएंटेड चीजें अब आ जाती हैं। समाज अधिक रूप से गतिशील और अल्प कार्यात्मक होता है। इन समाजों में खुली वर्ग संरचनाएं होती हैं जिनका प्रतिनिधित्व संघ करते हैं। आर्थिक व्यवस्था बाजार पर आधारित होती है। बाजार का प्रभाव समाज के अन्य पहलुओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। रिक्स ने इसे बाजारकृत यानी मार्केटाइज्ड समाज कहा है। विभिन्न संघ अलग अलग कार्य करते जाते हैं। यहाँ राजनीतिक निर्णय करना राजनीतिज्ञों का कार्य होता है तथा प्रशासनिक निर्णय करना प्रशासन का। इस प्रकार समाज में लिखित व निश्चित नियमों का समावेशन होता है। संचार व्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी अधिक विकसित होती है तथा सरकार सौहार्दपूर्ण जनसंपर्क व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार लोगों की आवश्यकताओं के प्रति सजग होती है तथा मानव अधिकारों की रक्षा करती है। संक्षेप में यूएसए व यूके जैसे
विकसित देश किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? औद्योगिकीकरण, कार्य विशिष्टीकरण, खुली वर्ग संरचनाएं, अच्छी संरचना, अच्छा संचार एवं प्रौद्योगिकी व्यवस्था, संवेदनशील सरकार एवं अल्प कार्यात्मक की विशेषताएं हैं, यानी कि जो डिफरेक्टर सिस्टम है उसकी विशेषताएं हैं। आर्थिक व्यवस्था बाजार व्यवस्था पर आधारित होती है, यानी एक प्रकार से मार्केट इकोनॉमी यहाँ पर फॉलो की जाती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपने देखा भी है कि लेसर फेयर नीति है और एक प्रकार से फ्री इकोनॉमी की बात की जाती है। इसलिए रिक्स ने इसे मार्केटाइज्ड सोसाइटी कहा है। अल्प कार्यात्मक यानी डिफरेक्टेड इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा कम से कम कार्य किया जाता है और निजी क्षेत्र जो है तो ज़्यादा हावी होता है, और यहाँ जो नौकरशाही पाई जाती है उसे ब्यूरो कहा जाता है। और जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जो नौकरशाही पाई जाती थी उसे चेम्बर कहा जाता था। फिर प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो रिक्स ने समपार्श्विक समाजों के अध्ययन पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया है। रिक्स के अनुसार समपार्श्विक यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटीज वह सोसाइटीज हैं जिसमें विशिष्टीकरण का स्तर आधुनिक प्रौद्योगिकी के लेन देन में आवश्यक भूमिकाओं का विशेषीकरण प्राप्त कर लिया है, परंतु इसे भूमिकाओं को जोड़ने में असफल रहा हो। तो विशेषीकरण का जो स्तर है आधुनिक प्रौद्योगिकी के लेन देन में आवश्यक भूमिकाओं का विशेषीकरण प्राप्त कर लिया हो, परंतु इसे भूमिकाओं को जोड़ने में असफल रहा हो। बहुकार्यात्मक एवं अल्प कार्यात्मक के बीच का समाज प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहलाता है। रिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी को दोनों मॉडल प्रकारों के बीच स्थित केंद्र बिंदु माना है, जिसमें दोनों के स्वीकृत और विनियोजित लक्षण सम्मिलित होते हैं। उनकी विशिष्ट बहुरूपता होती है, अर्थात विशिष्ट प्रकार की प्रणालियां तथा दृष्टिकोण उपस्थित रहते हैं। फिर औपचारिकता, वह सीमा जहां औपचारिक ढांचे और वास्तविक रीतियों के बीच अंतर होता है। अतिक्रमण, वह सीमा जिसे प्रशासनिक व्यवहार कहा जाता है, जिसका निर्धारण प्रशासकीय मानदंड से होता है। रिक्स मानते हैं कि जहां तक प्रशासनिक प्रणाली अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण के संदर्भ में परिचालित होती है तथा प्रशासकीय प्रणाली अनवरत है, वहां तक इसका दृष्टिकोण लोक प्रशासन पर एक समेकित परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। दोनों एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रिक्स यह बात स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अलग अलग सामाजिक परिवेश में प्रशासन अलग अलग होता है। प्रशासकीय प्रणाली तथा उस समाज के वातावरण के बीच स्पष्ट अंतर संबंध होता है। तो भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं भारत के समाज का ही परिणाम है, या भारत का जिस प्रकार से समाज है उसे ही भारत की ब्यूरोक्रेसी परिलक्षित करती है। जो यूरोपियन देश हैं वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो वहाँ के समाजों का एक प्रकार से आईना है, प्रतिबिंब है। तो जैसा समाज होगा वैसा ही एक प्रकार से आपकी प्रशासनिक वातावरण होगा। तो फ्यूज्ड सोसाइटी है ये, और ये है डिफरेक्टर सोसाइटी। तो डिफरेक्टर सोसाइटी में हम लोग इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूके, EU या USA का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पर इसमें डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ही शार्प होता है और जो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। तो जुडिशरी जजमेंट देने का काम करेगी, लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करेगी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूशन का काम करेगी। लेकिन फ्यूज सोसाइटी ऐसी होती हैं जहाँ पर कोई कार्य विभाजन नहीं होता है, एक ही जो प्रणाली है, एक ही संगठन है या एक ही सिस्टम में बहुत सारे कार्य करता हुआ आपको नज़र में आएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे चाइना या कि हमने थाईलैंड का उदाहरण लिया था, तो उसमें राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही आदेश करेगा या एक प्रकार से एग्जीक्यूशन करेगा, और राजा ही निर्णय देगा। तो एक ही जो तंत्र है वो बहुत सारे कार्य करता रहता है। लेकिन जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है वहाँ पर दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो ना ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर कार्यों का विशेषीकरण है, और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्यूजन है कार्यों का। तो रिक्स का मुख्य ध्यान विकासशील देशों की इसी सोसाइटी पर था। उपरोक्त दोनों सोसाइटीज़ का वर्णन तो उसने इसके स्पष्टीकरण के लिए किया है। बेसिकली वो वर्णन किसका करना चाहता था? वर्णन वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का ही करना चाहता था। अब चूंकि प्रिज्मेटिक सोसाइटी को समझाना है इसलिए उसने संदर्भ दिया किसका? डिफरेक्टर सोसाइटी का, यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का, और एग्रीकल्चरल सोसाइटी का। प्रिज्मी समाज सिद्धांत, तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण है। रिक्स ने प्रिज्मी समाज की अर्थव्यवस्था को बाजार, कैंटीन, सामाजिक व्यवस्था को क्लेक्ट्स तथा प्रशासनिक व्यवस्था या नौकरशाही को साला कहा। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की 3 चारित्रिक विशेषताएं हैं। यहाँ पर हेट्रोजेनिटी होती है, यहाँ पर बहुत सारे जाति, समूह, धर्म के लोग रहते हैं। दूसरी चीज फॉर्मलिज्म होता है,
औपचारिकता ज़्यादा होती है और ओवरलैपिंग चीज़ें होती हैं। तो लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हुए नज़र में आती है, चीज़ों का ओवरलैपिंग पाई जाती है। तो हेटेरोजेनिटी क्या है, इसको देखते हैं। तो जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ हैं में अत्यधिक विषमता या विजातीयता पाई जाती है। इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, व्यवहारों, दृष्टिकोणों, परंपराओं आदि की उपस्थिति होती है। पूर्णतया विरोधी दृष्टिकोणों के सहअस्तित्व के कारण एक समपार्श्विक समाज में नया पुराना, पूर्व पश्चिम, गांव शहर, पूंजीवाद, समाजवाद आज परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां साथ साथ चलती रहती हैं। तो भारत में आप देखते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, फिर एक प्रकार से साउथ इंडियन के जो कल्चर है, तमिलों का कल्चर है, आंध्र का कल्चर है, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का कल्चर है, सब एक साथ चल रहा है। मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, सब अलग अलग तो एक साथ चल रहा है, अलग अलग होते हुए एक साथ चल रहा है, यही बात है। इस विचार यानी हेटेरोजेनिटी पाई जाती है, कोई एक धर्म समूह या एक ही लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं है ना, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग मतों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही है प्रिज्मेटिक सोसाइटी की विशेषता। इस विजातीयता अर्थात पूर्णतया विरोधी समानांतर सहअस्तित्व के कारण एक समपार्श्विक समाज के होने वाले परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और गैर अनुक्रिया होते हैं। यह विजातीयता प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। प्रशासन सिद्धांततः गरीबों के लिए होता है, किंतु व्यवहार में अमीरों के लिए कार्य करता है। अतः विजातीयता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विरोधी तस्वीर प्रस्तुत करती परिलक्षित होती है। फॉर्मलिज्म, तो ऐसे समाजों में संविधान, कानून, नियम, सरकार आदि औपचारिक रूप से विद्यमान रहते हैं, तथापि प्रभावी रूप से व्यवहारिक मानदंडों तथा वास्तविकताओं में अंतर पाया जाता है। इसके द्वारा औपचारिक रूप से कही गई और वास्तविक रूप से की गई जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो भारत में एक संविधान है ना, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान को परिवर्तित भी कर दिया गया है। भारत में कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो भारत में एक प्रकार से जिस प्रकार से भारत में डेमोक्रेसी अपनाई गई है, लेकिन डेमोक्रेसी का प्रोसीजरल फॉर्म है, सब्सटेंटिव एस्पेक्ट नहीं है डेमोक्रेसी का, जिसकी चर्चा कौन करता है, मिल करता है कि हमें सब्सटेंटिव एस्पेक्ट लाना है। डेमोक्रेसी इन द हैंड्स ऑफ बारबेरियंस इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी इटसेल्फ, इट इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी इटसेल्फ। तो अगर बारबेरियंस के हाथ में डेमोक्रेसी रहेगी तो ये एक प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए ही, डेमोक्रेसी के अस्तित्व के लिए ही खतरा है। तो यहाँ पर व्यवहार में जो चीजें हैं, यानी कि एक प्रकार से जो लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और जो चीजें व्यवहार में होती हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो संविधान में लिखा गया है कि तीनों ही जो भारत के संस्थान हैं, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जुडिशरी का अपर हैंड है या लेजिस्लेचर का अपर हैंड है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, यहाँ पर कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की लेगेसी है, तो हमारा जो स्टेट है वो तो मॉडर्नाइज हो चुका है, लेकिन हमारा जो समाज है अभी भी पुरातन है या पुराना है। वहाँ की जो परंपराएं हैं या जो व्यवस्थाएं हैं अभी भी जो पहले से चली आ रही वही ढर्रे पे चल रही हैं। लेकिन हमारा जो राज्य है वो मॉडर्न नेशन स्टेट की तर्ज पर गढ़ दिया गया है या उसको उस तरीके से बना दिया गया। यद्यपि औपचारिक रूप से स्थापित और प्रभावशील रूप से व्यवहार के बीच एकरूपता रहती है, तो यथार्थता है यदि दोनों के बीच दूरी है तो औपचारिकता है। बहुकार्यात्मक और अल्प कार्यात्मक समाजों में यथार्थता रहती है, जबकि समपार्श्विक समाजों में औपचारिकता अधिक रहती है। यहाँ पर औपचारिकता ज़्यादा रहती है, फॉर्मलिज्म ज़्यादा रहता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, लकीर के फकीर रहते हैं, नियम कानून के परे नहीं जाते, ये बात रहती है। वास्तव में प्रिज्मेटिक समाजों में औपचारिकतावाद का स्तर अधिक उच्च, अधिकारियों का वास्तविक व्यवहार कानून, अध्यादेशों, नियमों, नियंत्रणों या निर्धारित मानदंडों में से मेल नहीं खाता है। तो आपने देखा होगा संविधान में क्या लिखा है, पुलिस के बारे में क्या कहा गया है, लेकिन पुलिस या जो प्रशासन है क्या ही करता है। तो जो लिखा गया है एक्चुअल संविधान में या जो होना चाहिए उसके इतर ही अलग व्यवहार करते हैं पुलिस वाले या जो प्रशासन के लोग। फिर भी कुछ सार्वजनिक अधिकारियों को नियमों, कानूनों या प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में अपने इच्छानुसार कार्य करने की काफ़ी हद तक स्वतंत्रता मिल गई है। इससे प्रशासनिक चुस्ती समाप्त हो जाती है और व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। भारत की आप ब्यूरोक्रेसी, भारत की आप जो पूरा सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम, उसको देख लीजिए और ये फॉर्मलिज्म का एक प्रकार से बातों को देख लीजिए। तो यहाँ पर नियम बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। ट्रैफिक कानून कुछ कह रहे हैं, हो कुछ रहा है, तो ये बात। फिर ओवरलैपिंग यानी परस्पर व्यापन या अति आच्छादन का सिद्धांत।
तो संसद, सरकारी कार्यालय, बाजार, स्कूल, विश्वविद्यालय जैसी आधुनिक संस्थाएं खड़ी की जा चुकी हैं, पर इन संगठनों पर परंपरागत संस्थाएं और संगठन जैसे जाति, धर्म, परिवार आदि प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। एक जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है में नए या आधुनिक संगठन निर्मित किए जाते हैं, फिर भी पुराने संगठन समाज में प्रभुत्व जमाए रखते हैं। तो नया नेशन स्टेट बन गया है, लेकिन अब भारत में जैसे मान लो चुनाव होते हैं, तो चुनाव भारत में पहले नहीं होते थे 1947 के, मतलब भारत में कोई, भारतीय समाज में कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है ना। अमेरिका से लिया गया या एक प्रकार से ब्रिटेन से लिया गया, वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कॉन्सेप्ट लिया गया, बारोड है। लेकिन जो भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव तो एक इम्पोर्टेड आइडिया है। भारत में पहले चुनाव नहीं होते थे ब्रिटिश के पहले, एक इम्पोर्टेड आइडिया है, विदेशियों का आइडिया है। लेकिन अब मतदान किस घटक में होता है या मतदान के कारक क्या है, तो जाति, धर्म, है ना, क्षेत्रीयता, ये सब मुद्दे हावी हो जाते हैं, जो हमारा असली रूप फिर उभर कर आ जाता है। दूसरे शब्दों में जब संरचना का औपचारिक रूप प्रभावशाली नहीं बन पाता है, तब परस्पर व्यापन की समस्या उत्पन्न होती है। बहुकार्यात्मक और अल्प कार्यात्मक समाजों में समस्या उत्पन्न नहीं होती है, किंतु समपार्श्विक समाजों में परस्पर व्यापन समस्या होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा पाई जाती है। यहाँ नवीन अथवा आधुनिक सामाजिक संरचनाएं बन जाती हैं, किंतु पुरानी संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती रहती हैं। इसके अनेक पहलू होते हैं, जैसे भाई भतीजावाद, बहुसंप्रदायवाद, बाजार कैंटीन की अर्थव्यवस्था, बहुमूल्यता एवं सत्ता तथा शक्ति का पृथक्करण। साला मॉडल, तो ये एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी को यहाँ साला मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो डिक्स ने जब प्रिज्मेटिक सोसाइटी के लिए लोक प्रशासन का अध्ययन किया, तो साला मॉडल की रचना की। साला स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सरकारी कार्यालय अथवा धार्मिक सम्मेलन का कमरा। इसका प्रयोग प्रातः लैटिन अमेरिकी देशों में सरकारी कार्यालयों के लिए किया जाता है। डिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी में साला शब्द का प्रयोग नौकरशाही के लिए किया है, किंतु यह नौकरशाही का समानार्थक नहीं है। इसकी प्रवृत्ति इतनी जटिल है कि इसमें नौकरशाही के समस्त लक्षणों को पाना संभव नहीं। एक अल्प कार्यात्मक समाज में इसे ब्यूरो और बहुकार्यात्मक समाज में इसे चेंबर कहा जाता है। साला मॉडल विकासशील देशों की, जिन्हें एडिक्स समपार्श्विक समाज कहता है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आदर्श प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के प्रशासन की विशेषताएं पाई जाती हैं। सरकारी अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर लिए जाते हैं, किंतु चयन में भाई भतीजावाद, बेईमानी, रिश्वत आदि चलते हैं। डिक्स ने क्या कहा है कि समपार्श्विक समाज में साला अधिकारी सामाजिक कल्याण की उपेक्षा निजी उन्नति या धन प्राप्ति को प्राथमिकता देते हैं। उनका व्यवहार तथा निष्पादन पुरातनवाद या रूढ़िवाद से प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप नियमों व विनियमों का क्रियान्वयन व्यापक रूप से सही दिशा में नहीं किया जाता है। डिक्स ने समपार्श्विक समाज को एक असंतुलित राज्य कहा है, जिसमें राजनीतिक नेताओं की संवैधानिक शक्तियों के होते हुए भी नौकरशाही का प्रभुत्व होता है। फलस्वरूप साला अधिकारी समपार्श्विक समाज की नीति निर्माण प्रक्रियाओं में अल्प कार्यात्मक समाज की तुलना में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इसका कथन है कि सामाजिक उत्पादकता एवं अधिकारी तंत्री सत्ता के मध्य विपरीत संबंध होता है। एक नौकरशाह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतना ही वह प्रभावहीन प्रशासक होगा। एक समपार्श्विक समाज के साला प्रतिमान में सभी समुदायों के लोगों को प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाता है, किंतु आरक्षण का प्रतिफल सकारात्मक कम नकारात्मक अधिक होता है। फ्रेडरिक्स के साला मॉडल, साला प्रतिमान का विकास समाज के साथ होता है। साला प्रतिमान में क्लिक्स का विकास होता है। क्लिक्स साला मॉडल के अंतर्गत अधिकारियों के बीच एक विशेष वर्ग अथवा समुदाय होता है, तो अधिकारियों में भी एक एलीट क्लब बन जाता है। क्लिक्स के द्वारा अपने वर्ग या समुदाय के लोगों को से काम लिया जाता है। प्रायः एक क्लिक्स में एक ही समुदाय के लोग शामिल होते हैं। समपार्श्विक समाज में साला प्रशासन में पहले से ही बहुत विषमताएं होती हैं, किंतु जब क्लिक्स का निर्माण हो जाता है तो विषमताएं और बढ़ जाती हैं। परिणामतः साला मॉडल प्रशासन के लक्ष्यों से और दूर चला जाता है। इस प्रकार अपने हितों की रक्षा उनका मुख्य उद्देश्य होता है। कानूनों के संचालन में अकुशलता, भ्रष्टाचार तथा भर्ती में पक्षपात साला की विशेषताएं हैं। क्या है विशेषताएं साला मॉडल की? भाई भतीजावाद होता है, नेपोटिज्म होता है, भ्रष्टाचार होता है, स्वकल्याण की भावना रहती है, बहु सांप्रदायिकता रहती है, अत्यंत शक्तिशाली होता है ये मॉडल, और एक प्रकार से आयरन केज में चीजें होती हैं। प्रोफेसर फेरल हैडी ने साला मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भाई भतीजावाद वही है। फिर इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार होता है, तो एक व्यक्ति यहाँ पर करप्ट नहीं है, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन करप्ट है, ये बात। सेवाओं का असमान वितरण, नियमों के क्रियान्वयन में अकुशलता,
आत्मरक्षात्मक प्रवृत्तियां, औपचारिक लक्ष्य और कार्यों के संपादन में अंतर। फिर फ्रेडरिक्स ने साला मॉडल की विशेषताओं को उल्लेख किया जो निम्नलिखित हैं। पहला, भाई भतीजावाद इस यहाँ पर पाया जाता है। तो अल्पकारात्मक समाज में प्रशासनिक व्यवहार सर्वसम्मत मानकों से शासित होते हैं। बहुकारात्मक समाज में विशिष्टतावादी मानकों जैसे परिवार वंश आदि का अस्तित्व होता है। प्रिज्मेटिक समाज में आदर्श व व्यवहार या कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। प्रिज्मेटिक समाज में परिवार व वंश पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के ऊपर प्रशासन की औपचारिक संरचना को ला दिया जाता है। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद का पूरा बोलबाला रहता है। फिर पॉलीकम्युनिज्म, तो समपार्श्विक यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एक ही साथ विभिन्न धर्म, वर्ग और जाति समूह निवास करते हैं जो परस्पर विरोधी संबंधों में उलझे रहते हैं। ऐसे समाज में पाए जाने वाले हित समूहों का गठन सांप्रदायिक आधार पर होता है। इसमें बहुसांप्रदायिकता का विकास होता है। बहुसांप्रदायिकता साला की प्रकृति को भी प्रभावित करता है। इसमें सरकारी अधिकारी सरकार की तुलना में अपने संप्रदाय के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं। कभी कभी साला अथवा इसका कोई उपतंत्र किन्हीं क्लर्क्स के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है अथवा स्वयं एक क्लर्क्स की भांति कार्य करने लगता है। इस प्रकार की प्रशासनिक उपव्यवस्था एवं चयन की गठजोड़ की स्थिति में भ्रष्टाचार की संभावना अधिक हो जाती है। एक बाजार कैंटीन मॉडल पाया जाता है, इसको देख लेते हैं। तो एक अल्प कार्यात्मक यानी डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में मूल्य निर्धारण बाजार की मांग एवं आपूर्ति तत्वों द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत जो फ्यूज सोसाइटीज हैं वहां पर इन कार्यों का निष्पादन कार्य क्षेत्रीय कारकों, शक्ति संतुलन, प्रतिष्ठा, भाईचारा आदि के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन प्रिज्मेटिक सोसाइटी में मूल्य निर्धारण बाजारी एवं कार्य क्षेत्रीय कारकों के संयोजन का परिणाम होता है, यानी पर यहाँ पर दोनों चीजें होती हैं। इस द्वारा प्रिज्मेटिक समाज में विनिमय संबंधों का अध्ययन किया गया है। अधिकारी स्वयं के समूह को कम कीमत पर सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि मिलिट्री में। तो मिलिट्री के जो लोग हैं उनको बहुत ही कम कीमत पर चीजें मिल जाती हैं, अच्छी चीजें मिल जाती हैं, और समुदाय के बाहर के लोगों से अधिक कीमत वसूली जाती है। इस व्यवस्था को रिक्स ने बाजार कैंटीन मॉडल का नाम दिया है। काफी अधिक मोल भाव इसकी विशेषता है। यहाँ तक कि आर्थिक प्रशासन जैसे कि बजट बनाना, लेखा तैयार करना, कर जमा करना आदि भी इस मोल भाव से प्रभावित होते हैं। यह कर, छूट, फीस आदि की दरों को प्रभावित करता है। कीमतों में अनिश्चितता के कारण सरकारी अधिकारियों को वेतन कम दिया जाता है और वेतन की कमी के कारण कर्मचारी अवैध तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शासकीय व्यवहार के मानकों पर आर्थिक उपतंत्र का प्रभाव बढ़ता है। पॉलीनॉर्मेटिज्म यानी बहुमूल्यता, समाज में विभिन्न वर्गों के व्यवहार के मानकों के संदर्भ में कोई सर्वसम्मति नहीं होती है। बहु मानकवाद की इस प्रकार की स्थिति का प्रभाव साला पर पड़ता है, जहां सरकारी अधिकारी सार्वजनिक रूप से तो वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता और उपलब्धि उन्मुख मानकों के पालन का दावा करते हैं, परंतु व्यवहार में वो व्यक्तिवादी आरोपित मानकों एवं विशिष्टतावादी रीतियों को अपना वो पद स्थिति की परंपरागत कठोर पद सोपानात्मक व्यवस्था का भी आदर करते हैं। ये अधिकारी दावा करते हैं कि वे अपने व्यवहार में विकास युक्त मानकों का अनुसरण करते हैं, जबकि वास्तव में वो परंपरागत व्यवहारों का अनुसरण कर रहे हैं। सामान्य नागरिक प्रशासन के प्रति बहु मानकवादी होते हैं। वे अपने लाभ के लिए नियमों का उल्लंघन करने को तैयार रहते हैं, परंतु आशा करते हैं कि सार्वजनिक अधिकारी ईमानदार बने रहेंगे और कानून के अनुसार शासन करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर इसमें एक और चीज है कि शक्ति का बंटवारा, अधिकार व शक्ति के बीच द्वंद्व, सेपरेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में सत्ता व नियंत्रण का पृथक्करण होता है। प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक संरचनाओं के अतिरिक्त गैर प्रशासनिक संरचनाओं द्वारा भी संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार का परस्पर व्यापन राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के संबंधों को प्रभावित करता है। इससे प्रशासनिक क्षेत्रों में राजनीतिक हस्तक्षेप की घटना का विकास होता है। सामान्यतः प्रिज्मेटिक समाज में रिक्स के अनुसार एक असंतुलित राजतंत्र पाया जाता है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र पर प्रशासकों का प्रभुत्व होता है। इसके बावजूद राजनीतिज्ञों के पास औपचारिक रूप से नीति निर्माण का अधिकार विद्यमान होता है। प्रिज्मेटिक समाज में एक प्रशासनिक अधिकारी साला की उत्पादकता के स्तर को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। रिक्स ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक उत्पादकता एवं अधिकारी तंत्रीय सत्ता के बीच एक विपरीत अनुपात होता है। अधिकारी जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, प्रशासक के रूप में वे इतने ही कम प्रभावशाली होते हैं। साला के विभिन्न लक्षणों में से कुछ हैं: लोगों के प्रति उदासीनता, प्रशासनिक भर्ती व्यवस्था में स्वजन पक्षपात, भ्रष्टाचार, अप्रभावी प्रशासन और अपव्यय आदि। रिक्स की आलोचना, तो माइकल मुंडो ने अपने लेख प्रिज्मेटिक बिहेवियर इन यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा है कि रिक्स के सिद्धांत ने
अमेरिका राज्य जैसे विकसित राज्यों को समपार्श्विक समाज के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड माना है। सीमन जो रिस्क का कटआलोचक है ने ठीक ही कहा है कि रिस्क के दृष्टिकोण को सही ढंग से समझने के लिए उसे 3 बार अध्ययन करना होगा। प्रथम अध्ययन भाषा की जानकारी है, दूसरा अध्ययन अवधारणा की जानकारी है और तीसरा अध्ययन इसलिए कि क्या वास्तव में वहाँ कोई सीखी जाने वाली वस्तु है या नहीं। एक प्रकार से ये व्यंग कर रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त होता है इकोलॉजिकल अप्रोच वाला। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।